ये कहानी है 80s की, जिसकी शुरुआत में हम माइक, डस्टिन, लूकस एंड विल नाम के 4 जिगरी दोस्तों को देखते हैं। अब ये चारों दिन भर अपने खाली टाइम में बैठकर डंजन्स एंड ड्रैगन नाम का एक बोर्ड गेम खेलते हैं, क्योंकि तब स्मार्टफोन वगैरह नहीं थे तो बच्चों को बोर्ड गेम खेलकर ही काम चलाना पड़ता था। गेम पूरा करने के बाद जब विल अपने घर वापस जा रहा होता है, तब डेमोगोर्गन नाम का एक दूसरी डायमेंशन का जानवर विल को अपनी दुनिया में खींच लेता है। इस दूसरी दुनिया को नाम दिया गया है द अपसाइड डाउन, एक अल्टरनेट डायमेंशन। अब विल के गायब होते ही अगले दिन उसकी माँ जोयस एंड विल का बड़ा भाई जोनाथन इसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए हॉकिंस के पुलिस स्टेशन जाते हैं। चीफ इंस्पेक्टर जिम हॉपर इस केस को अपने हाथ में लेते हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात 11 से होती है, जो कि रेस्टोरेंट से खाना चुराकर भाग रही थी। अब इसको 11 इसलिए कहा गया है क्योंकि असल में इसका अभी तक शो में कोई नाम नहीं जानता, बट क्योंकि इसके हाथ पे ये एक 11 नंबर का टैटू है तो इसीलिए सब इसको 11 नाम से बुलाते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक इसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और सोशल सर्विस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है कि उसे एक लड़की मिली है, बट सोशल सर्विस वालों की जगह यहाँ डॉक्टर ब्रेनर के भेजे हुए एजेंट्स आ जाते हैं। अब ज्यादा डिटेल में ना समझाते हुए, जिन्होंने भी सीजन 1 देखा है उन्हें पता ही होगा कि 11 इन्हीं से छूट के भागी थी, क्योंकि ये लोग 11 पर हॉकिंस लैब में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। एंड ये 11 पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे थे क्योंकि 11 के पास कुछ सुपर पावर्स हैं। अब डॉक्टर ब्रेनर के भेजे गए एजेंट्स रेस्टोरेंट के ओनर को मार देते हैं, बट लकीली 11 यहाँ से बच के भाग जाती है और भागते भागते ये मिलती है माइक और उसके दोस्तों से, जो कि उस वक्त विल को ढूंढ रहे थे। अब जैसे ही इन लोगों को 11 के सुपर पावर्स के बारे में पता चलता है तो माइक 11 को बाकी सभी लोगों से छुपाकर अपने घर के बेसमेंट में रख लेता है। यहाँ हमें माइक की बहन नैन्सी दिखाई जाती है, जो कि अपने स्कूल के बैड बॉय स्टीव को डेट कर रही है। स्टीव अपने घर में एक पार्टी रखता है एंड नैन्सी भी अपनी दोस्त बार्ब के साथ वहाँ आती है। बार्ब कूल बनने के चक्कर में इनसे घनी बेइज्जती करवाने के बाद इन सबसे दूर जाके पूल के किनारे बैठ जाती है और इधर नैन्सी एंड स्टीव बेडरूम में जाकर अब जब बेडरूम में ये सब चल रहा होता है तब विल का बड़ा भाई जोनाथन बाहर बैठा इन दोनों की फोटो खींच रहा होता है। एंड तभी आप पूल के किनारे बैठी बार्ब अचानक से गायब हो जाती है। कोइंसिडेंटली ये घटना भी जोनाथन के कैमरे में कैद हो चुकी थी। एंड एज वी ऑल नो कि बार्ब को डेमोगोर्गन अपने साथ अपसाइड डाउन में ले जा चुका है। जो इसको लगता है कि विल लाइट्स के जरिए उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद अपने सारे घर को लाइट से भर देती है। अब सच क्या है ये जानने के लिए हॉपर सीक्रेटली अपनी रिसर्च शुरू करता है, जहाँ इसे पता चलता है कि इस लैब में ह्यूमंस पर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। शहर के एक तालाब में पुलिस को विल की लाश मिलती है, बट 11 को पूरा यकीन है कि विल अब भी जिंदा है। अब ये बात इन लोगों को यकीन दिलाने के लिए 11 अपने पावर्स का यूज करके माइक के वॉकी टॉकी की मदद से अपसाइड डाउन में अटके विल को कांटेक्ट करती है। अब ये 11 को अपने स्कूल लेकर जाते हैं ताकि स्कूल में लगे उस बड़े से रेडियो स्टेशन की हेल्प से ये विल को कांटेक्ट कर सके। जोइस भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि विल मर चुका है। इसे लगता है कि उसके घर की दीवार से विल उसे पुकार रहा है। दीवार के उस पार उसे विल दिखाई देता है, बट तभी उसी दीवार को फाड़ते हुए अचानक से उसमें से डेमोगोर्गन निकलता है और जोइस अपनी जान बचा के वहां से भाग जाती है। जोइस ये सारी बात पुलिस और अपने बेटे जोनाथन को बताती है, बट कोई भी इसकी बात को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि सभी को यही लग रहा था कि शायद ये पागल हो चुकी है। इधर जैसे ही स्टीव को पता लगता है कि उस रात जोनाथन चुपके से इसकी और नैन्सी की फोटो ले रहा था, तो सारी फोटोज फाड़ देता है और इसका कैमरा भी तोड़ देता है। इस बात को लेकर नैन्सी काफी ज्यादा दुखी होती है और स्टीव से ब्रेकअप कर लेती है। यहाँ से जाते जाते नैन्सी इन सभी फोटोज को उठा लेती है और जब वो इन सभी फोटोज को देखती है तो उसमें उसे वो बार्ब वाली फोटो नजर आती है, जिसमें वो पूल के पास बैठी हुई थी, और इसी फोटो में उसे धुंधली सी डेमोगोर्गन की एक झलक भी नजर आती है। इस बारे में और छानबीन करने के लिए ये जोनाथन के पास जाती है और जब ये दोनों इस बारे में डिस्कस करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो फोटो में उसने कैप्चर किया है वो वही सेम मॉन्स्टर है जो कि जोनाथन की माँ ने अपने घर में देखा था। यानी कि जोइस जो कुछ भी कह रही थी वो सही था। इधर हॉपर को पता चलता है कि उन्हें तालाब से जो बॉडी मिली है वो नकली है। कोई तो है जो इस सारे मैटर को दबाना चाहता है। हॉकिंस लैब को लेके अब जो हॉपर के मन में शक थे वो अब धीरे धीरे यकीन में बदलते जा रहे थे, इसीलिए ये लैब की तलाशी लेने के लिए पहुंच जाता है। इस बच्चा पार्टी को भी पूरा यकीन हो चुका था कि विल अब एक अल्टरनेट वर्ल्ड में पहुंच चुका है। इस बारे में जब ये अपने टीचर से बात करते हैं तो इनका टीचर इन्हें बताता है कि मान लो अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो भी जहां कोई गेट 2 अल्टरनेट वर्ल्ड को आपस में जोड़ता भी हो, तो उस दरवाजे के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड में काफी ज्यादा डिस्टोर्शन होगा। बस फिर क्या था, इतना जानते ये लोग कंपास लेके उस गेट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। 11 भी इनके साथ होती है, बट वो नहीं चाहती थी कि ये लोग उस गेट तक पहुंच पाए, क्योंकि इसे पता था कि गेट के उस पार डेमोगोर्गन्स का खतरा होगा। इसीलिए ये अपनी पावर से कंपास में छेड़खानी करके इनको गलत डायरेक्शन दिखा रही थी। लूकस इस बात को भांप लेता है कि 11 इसके कंपास में छेड़खानी कर रही है, इसीलिए वो गुस्से में आकर 11 पर चिल्लाने लगता है। 11 भी गुस्से में आकर उसको हवा में फेंक कर यहाँ से भाग जाती है।
होपर को हॉकिंग्स लैब की तलाशी लेते वक्त वो अपसाइड डाउन का गेट मिलता है, बट इससे पहले कि वो आगे कुछ भी कर पाता उसे बेहोश करके वापस उसके घर पहुंचा दिया जाता है। होपर समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था, बल्कि सारे मामले के पीछे किसी बड़ी पार्टी का हाथ है। फिर इसे अपने ही घर में छिपे हुए माइक्रोफोन्स मिलते हैं। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर इसके घर आते हैं और इसे बताते हैं कि उन्हें बार्ब की गाड़ी मिली है। ये पुलिस ऑफिसर होपर से कहते हैं कि हो सकता है कि शायद बार्ब अपने घर वालों से परेशान आकर ये शहर छोड़कर भाग गई हो, बट होपर समझ चुका था कि विल एंड बार्ब के गायब होने के पीछे एक ही वजह है। इधर नैन्सी एंड जोनाथन डेमोगोर्गन को मारने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं, वो भी रात में। दोनों मिलकर फाइनली उस गेट को ढूंढ भी लेते हैं। नैन्सी अंदर जाती है तो उसका सामना डेमोगोर्गन से होता है, बट लकीली जोनाथन किसी तरह नैन्सी को यहाँ से बचा ले जाता है। अब डर के मारे नैन्सी को रात को नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए जोनाथन को अपने साथ रुकने के लिए बोलती है। उस कैमरे वाले हादसे के बाद स्टीव यहाँ नैन्सी से पैचअप करने के लिए आता है, बट इसे जोनाथन के साथ देख के वो बाहर से ही वापस चला जाता है। इधर होपर एंड जोइस टेरी आइवस को ढूंढने के लिए उसके घर पहुंच गए। अब जिन्हें याद नहीं है कि ये कौन है, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये 11 की रियल बायोलॉजिकल मदर है, जो कि अपने साथ हुए एक्सपेरिमेंट्स के बाद बिल्कुल भी बात करने की हालत में नहीं है। टेरी कुछ साल पहले डॉक्टर ब्रेनर के प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का हिस्सा थी, जिसे हॉकिंग्स लैब में ही कंडक्ट किया गया था। जिस समय टेरी पर ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, उस समय ये प्रेग्नेंट थी विद 11, एंड जिसके बाद डॉक्टर ब्रेनर ने इसके बच्चे को अपने पास रख लिया एक्सपेरिमेंट के लिए और इसे इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी से इस कंडीशन में पहुंचा दिया, जहां आज ये किसी भी तरह का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है। अब इसी बारे में पूछताछ करने के लिए जोइस एंड होपर यहाँ आते हैं, बट अभी तक इन्हें ना ही तो 11 के बारे में कुछ पता है और ना ही इन्हें ये पता है कि वो इसकी बेटी है। नैन्सी एंड जोनाथन फिर से डेमोगोर्गन को मारने की प्लानिंग करते हैं, बट इस बार पूरी प्रिपरेशन के साथ। एक फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेमोगोर्गन की इस दुनिया में आने की वजह 11 ही है, क्योंकि इसने ही डॉक्टर ब्रेनर के फोर्स करने पे अपसाइड डाउन का वो गेट खोला था। जब माइक एंड कंपनी 11 को ढूंढ रहे थे, तब इनका सामना कुछ बुलीज से होता है, जो कि इन्हीं के स्कूल के थे। ये बच्चे माइक को जबरदस्ती पहाड़ से कूदने पे मजबूर कर रहे थे, बट तभी समय रहते 11 यहाँ पर आ जाती है, इनको बचा लेती है और साथ ही वो इन बुलीज में से एक का हाथ भी तोड़ देती है। यहाँ 11 इन्हें बताती है कि विल के गायब होने के पीछे इसी का हाथ है, क्योंकि इसी की वजह से डेमोगोर्गन इस दुनिया में आए हैं। बट खैर एट द एंड ये लोग आपस में बात करके इस मैटर को सुलझा लेते हैं। लूकस देखता है कि 11 को ढूंढते हुए एजेंट्स माइक के घर तक पहुंच गए हैं। लूकस ये खबर माइक को देता है और तभी ये सारे 11 को लेके यहाँ से भागने लगते हैं। एक एजेंट्स की वैन इनका रास्ता भी रोकती है, बट 11 अपनी पावर्स का यूज करके उस वैन को हवा में ही पलटा देती है। इधर नैन्सी एंड जोनाथन जोइस एंड होपर को डेमोगोर्गन्स के बारे में बताते हैं। इन्हें लगता है कि डेमोगोर्गन ब्लड से अट्रैक्ट होते हैं। अब ये सारे 11 को लेके जाते हैं स्कूल, ताकि ये अपनी पावर्स का यूज करके विल को ढूंढ सके। उस वैन वाले हादसे के बाद अब 11 थोड़ी सी कमजोर हो चुकी है और इसीलिए अपनी पावर्स को ज्यादा फोकस करने के लिए और उन्हें बढ़ाने के लिए ये लोग स्कूल में एक डेप्रिवेशन टैंक बनाते हैं। यहाँ 11 अपनी पावर्स का यूज करके अपसाइड डाउन में देखती है कि बार्ब तो मर चुकी है, बट विल अब भी जिंदा है। अब इतना जानते ही नैन्सी एंड जोनाथन डेमोगोर्गन को मारने का प्लान बनाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जोइस एंड होपर अपसाइड डाउन जाने का डिसीजन लेते हैं। बट जैसे ही ये दोनों हॉकिंग्स लैब में घुसते हैं, तो ब्रेनर के आदमी ने पकड़ लेते हैं। नैन्सी एंड जोनाथन खून से डेमोगोर्गन को अट्रैक्ट करके अपनी दुनिया में लेकर आते हैं। इसी वक्त यहाँ पर स्टीव भी आ जाता है। ये तीनों मिलकर डेमोगोर्गन से लड़ते हैं और उसे जला देते हैं। इधर डॉक्टर ब्रेनर एंड होपर के बीच एक जबरदस्ती वाली डील होती है, विल के बदले 11। जोइस एंड होपर विल को बचाने अपसाइड डाउन जाते हैं, तो 11 को पकड़ने के लिए ब्रेनर और उसके एजेंट्स स्कूल आते हैं। बट यहाँ 11 ब्रेनर के सभी एजेंट्स को अपनी पावर्स का यूज करके मार देती है। लड़ाई के बाद थक कर ये बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर में यहाँ से एक डेमोगोर्गन बाहर निकलता है और डॉक्टर ब्रेनर पर हमला कर देता है। इधर जोइस एंड होपर को विल अपसाइड डाउन में मिल चुका था। डेमोगोर्गन माइक एंड कंपनी पर भी हमला करने ही वाला था, बट एंड मौके पर 11 को होश आ जाता है और वो इस डेमोगोर्गन के चिथड़े उड़ा देती है। स्टीव एंड नैन्सी का भी पैचअप हो गया है एंड विल भी रिकवर होकर अपने घर वापस आ चुका है। यहाँ तक हमें देखकर लगता है कि वाह व्हाट अ हैप्पी एंडिंग, बट एक्चुअली नॉट। अब कहानी एक महीना आगे जाती है और हम देखते हैं कि होपर जंगल में किसी के लिए कुछ खाने के लिए रख रहा है। इधर विल के मुंह से अपसाइड डाउन वर्ल्ड का एक क्रिएचर बाहर निकलता है, जिसके बाद कुछ सेकंड के लिए विल वापस से अपसाइड डाउन में चला जाता है। यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। सीजन 2 की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है एक काली नाम के कैरेक्टर से, जिसके पास 11 के जैसे कुछ शक्तियां हैं। जैसे कि 11 के पास अपने माइंड से कुछ भी कंट्रोल करने की पावर्स थी, तो वैसे ही काली के पास मेंटल हेलुसिनेशन दिखाने की पावर्स हैं। इसके हाथ पे भी 11 के जैसी एक मैथमेटिकल फिगर का टैटू है 008। इधर हॉकिंग्स में एक नई गेमर गर्ल आई है मैक्सिन मेफील्ड, जिसे शॉर्ट में मैक्स कह के बुलाते हैं। इसने आते ही हमारे इन छिछोरों के गेमिंग रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और बस ये गेमिंग स्कोर देखकर ये लोग मैक्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में लग जाते हैं, स्पेशली लूकस एंड डस्टिन।
सीजन 1 के एंडिंग में हमने देखा कि विल को अब भी अपसाइड डाउन के कुछ विजन्स आ रहे थे, जिसमें उसे एक बड़ा सा शैडो मॉन्स्टर दिखाई देता है। जोइस फिलहाल अपने बॉयफ्रेंड बॉब के साथ विल की देखभाल कर रही है एंड इधर बार्ब के पेरेंट्स को भी यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बेटी मर चुकी है। उनके हिसाब से बार्ब अब भी जिंदा है और उसी का पता लगाने के लिए ये लोग एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करते हैं जिसका नाम है मरे बोमन। सीजन 1 की तरह सीजन 2 में भी हॉकिंग्स में अजीबोगरीब घटनाएं होना बंद नहीं हुई हैं। होपर के पास एक नया केस आता है जिसमें एक फार्मर की पंपकिन की अच्छी खासी खेती किसी ने बर्बाद कर दी है। फार्मर को लगता है कि शायद हैलोवीन आने वाला है, तो इसीलिए किसी ने जानबूझकर केमिकल्स डाल के इस फसल को बर्बाद किया होगा। बट होपर कहीं ना कहीं जानता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इन घटनाओं के साथ साथ विल को उसके विजन्स और भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। होपर एंड जोइस विल को उसके ट्रीटमेंट के लिए हॉकिंग्स लैब के न्यू डायरेक्टर डॉक्टर सैम ओवेंस के पास लेके जाते हैं। ये इन्हें बताता है कि विल इज सफरिंग फ्रॉम PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब कि जो भी विजन्स विल देख रहे हैं ये सब उसके वहम है। विल अपने पास्ट के इवेंट्स को भुला नहीं पा रहा और इसीलिए उसको ये सब बार बार याद आ रहे हैं। फिर इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ओवेंस एंड उनकी टीम लैब के नीचे अपसाइड डाउन कुछ गेट को आग से जलाकर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। 11 भी जिंदा है। पिछले सीजन में डेमोगोर्गन को मारने के बाद ही अपसाइड डाउन चली गई थी, बट जब वो वापस आई तो देखती है कि FBI उसकी तलाश कर रही है। इसलिए गवर्नमेंट एंड FBI से बचने के लिए होपर ने इसे अपने साथ जंगल में किसी सीक्रेट हाउस में रखा था। एंड राइट नाउ 11 कहाँ है ये बात होपर के अलावा कोई भी नहीं जानता। अब कुछ ही टाइम बाद होपर के पास एक और फसल बर्बाद होने का केस आता है और जब ये इस लोकेशन पर इन्वेस्टिगेशन करता है तो इसे अपसाइड डाउन के सबूत भी मिल जाते हैं। नैन्सी एंड जोनाथन बार्ब के पेरेंट्स से मिलके उन्हें बार्ब की मौत की सच्चाई बताने का प्लान बनाते हैं। इधर हैलोवीन सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाला था तो लूकस एंड डस्टिन मैक्स को अपने साथ सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करते हैं। मैक्स इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। ये लोग मौज मस्ती कर ही रहे थे कि तभी विल को अपसाइड डाउन का एक विजन आता है, बट लकीली अपने दोस्तों की हेल्प से वो बाहर भी आ जाता है। सेलिब्रेशन के बाद सब अपने घर जाते हैं एंड डस्टिन जब अपने घर जाता है तो उसे अपसाइड डाउन का एक क्रिएचर मिलता है जिसे वो अपना पेट बनाकर अपने साथ रखता है और इसका नाम रखता है डार्ट। अब अगर आपको याद नहीं है कि डार्ट कहाँ से आया तो मैं आपको बता दूं कि ये वही क्रिएचर है जो कि सीजन 1 के एंडिंग में विल के मुंह से निकला था। शुरू में तो इस डार्ट को सभी लोगों से छुपा के रखता है, बट एट द एंड इसके दोस्तों को इसके बारे में पता चल ही जाता है। अगले सीन में होपर डॉक्टर ओवेंस को वो पंपकिन की फार्मिंग खराब होने वाला इंसिडेंट बताता है और ये ओवेंस से ये भी कहता है कि तुम जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे हो इसको हॉकिंग से दूर रखो। 11 होपर के मना करने के बाद भी उस सीक्रेट लोकेशन से बाहर निकल आती है और ये यहाँ पर माइक से मिलने उसके स्कूल चली जाती है। इधर माइक एंड मैक्स को एक साथ देख के इसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और यहाँ माइक से मिले बिना ये घर वापस चली जाती है। विल को फिर से उस शैडो मॉन्स्टर का विजन आता है, बट बॉब के कहने पर वो इस बार इससे भागने की बजाय उसका सामना करता है और इस बार होता कुछ ऐसा है कि वो शैडो मॉन्स्टर सीधा विल की बॉडी में घुस जाता है। जब इसे होश आता है तो ये कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, जैसे कि लगातार कुछ वियर्ड ड्राइंग्स बनाना, कोल्ड टेम्परेचर में रहना एंड अजीब अजीब बातें करना। ये सब देखकर जोइस होपर को घर बुलाती है एंड इन ड्राइंग्स को देखकर होपर समझ जाता है कि ये एक मैप है एंड देन ये जोइस को बिना कुछ बताए यहाँ से चला जाता है। इधर नैन्सी एंड जोनाथन भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो इस बार डॉक्टर ओवेंस को पता चलता है और इनके कुछ एजेंट्स इन दोनों को लैब लेकर जाते हैं। यहाँ डॉक्टर ओवेंस इन्हें अपसाइड डाउन का वो गेट दिखाकर बताते हैं कि बार्ब की मौत अपसाइड डाउन में ही हुई थी, बट ये नहीं चाहते कि इसके बारे में बाहर किसी को भी पता चले, इसीलिए इन्हें बार्ब की मौत को एक सीक्रेट ही रखना होगा। बट ओवेंस ये नहीं जानता था कि नैन्सी ये सब बातें रिकॉर्ड कर रही है। फाइनली डस्टिन को पता चलता है कि जिससे वो पेट समझ के पाल रहा था वो एक डेमोगोर्गन है और ये डेमोगोर्गन इसकी पालतू बिल्ली को भी खा जाता है। होपर को भी फार्म की इन्वेस्टिगेशन करने पे वो फाइनली अपसाइड डाउन का गेट मिल जाता है और जब वो उसके अंदर घुसता है तो वहीं फंस जाता है। शैडो मॉन्स्टर से कनेक्टेड होने की वजह से विल को पता चल चुका था कि होपर किसी मुसीबत में है और तभी जोइस बॉब की हेल्प से विल के बनाए मैप को सोल्व करके होपर की लोकेशन पता करती है। इधर डस्टिन उस डेमोगोर्गन को अपने घर के बेसमेंट में बंद कर लेता है। लूकस मैक्स का ट्रस्ट जीतने के लिए उसे डेमोगोर्गन एंड अपसाइड डाउन के बारे में बताता है, बट एज एक्सपेक्टेड मैक्स इसकी बातों को बचकानी लगती है, उसको इसकी बातें सीरियस नहीं लेती इसको। नैन्सी एंड जोनाथन उन वॉइस रिकॉर्डिंग्स को लेके मोरे बोमेन के पास जाते हैं। यहाँ ये इन दोनों से कहता है कि अगर हमें सच को दुनिया के सामने लेकर आना है तो इन लोगों को एक अलग वे में समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने डेमोगोर्गन अपसाइड डाउन ऐसी चीजों के बारे में सुना तो ये लोग हमें पागल समझेंगे। अगले सीन में 11 सेफ हाउस से भागकर अपनी बायोलॉजिकल मदर से मिलने पहुंच जाती है। यहाँ ये दोनों अपने साइकिक पावर्स का यूज करके एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सालों पहले टेरी आइविस यानी कि 11 की मोम, इसने अपनी बेटी 11 को लैब से भगाने की कोशिश की थी, बट तभी डॉक्टर ब्रेनर ने इसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देके इसके दिमाग की बहुत बुरी हालत कर दी।
साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जब उस समय 11 पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे तब उसके साथ एक और लड़की थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि 008 यानी काली थी, जो इस बॉब की हेल्प से होपर को अपसाइड डाउन से बचा लेती है। ऑन द स्पॉट यहाँ पर डॉक्टर ओवेंस की टीम आकर इस टनल को जलाने लगते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शैडो मॉन्स्टर विल के अंदर जा चुका है, तो इसीलिए इस आग का असर विल पर भी होगा। अब ये बुरी तरह तड़पने लगता है। इसकी ये हालत देखकर ये लोग इसे डॉक्टर ओवेंस के पास लेके जाते हैं और यहाँ पर ये इन्हें बताते हैं कि विल का माइंड और शैडो मॉन्स्टर की बॉडी ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, इसीलिए अब अगर किसी ने अपसाइड डाउन में कोई भी डैमेज या फिर डिस्ट्रक्शन किया तो उसका सीधा इफेक्ट विल पर होगा। जोनाथन एंड नैन्सी रिकॉर्डिंग्स को मीडिया के थ्रू बाहर लाने का प्लान बनाते हैं। इधर डेमोगोर्गन डस्टिन के घर के बेसमेंट से भाग चुका है एंड स्टीव, डस्टिन, लूकस ये सब डेमोगोर्गन को ढूंढने के लिए जाते हैं। लूकस यहाँ अपने साथ मैक्स को भी लेकर आता है ताकि मैक्स इसकी बातों पर यकीन कर सके। ये यहाँ पर ढूंढने तो आए थे एक डेमोगोर्गन को, बट जब ये यहाँ पे आते तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ सिर्फ एक डेमोगोर्गन नहीं है बल्कि इनकी पूरी गैंग है। ये डेमोगोर्गन्स इन पे हमला करने ही वाले थे, बट सडनली ये यहाँ से भाग जाते हैं, मानो जैसे किसी ने इनको सिग्नल देके वापस बुला लिया हो। यहाँ डॉक्टर ओवेंस विल के जरिए टनल में किसी सीक्रेट लोकेशन का पता लगाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ओवेंस को ऐसा लगता है कि शायद शैडो मॉन्स्टर ने उसी लोकेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज छुपा रखी है। ओवेंस जब अपनी टीम को वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजता है तो हमें पता चलता है कि ये लोग शैडो मॉन्स्टर के जाल में फंस चुके हैं। दरअसल यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि शैडो मॉन्स्टर ने विल के माइंड पे कंट्रोल करके उनको उस लोकेशन पे बुलाया था ताकि वो उनको अपने जाल में फंसा सके और मार सके। और वो डेमोगोर्गन्स जो स्टीव एंड टीम को मारने के लिए वहां से भागे थे, मतलब बिना मारे वहां से भागे थे, वो इन्हीं लोगों को मारने के लिए यहाँ पर आए थे। डॉक्टर ओवेंस के सभी एजेंट्स को मारने के बाद ये डेमोगोर्गन्स अपसाइड डाउन से निकलकर लैब में घुस जाते हैं। इधर अपनी पावर्स से 11 काली को ढूंढ लेती है। काली 11 को बताती है कि 11 की पावर्स गुस्से से कनेक्टेड है, गुस्सा जितना ज्यादा होगा पावर्स भी उतनी खतरनाक होंगी। 11 का मेकओवर करने के बाद काली, 11 एंड इनके बाकी लोग ये लोग डॉक्टर ब्रेनर के पार्टनर को ढूंढ लेते हैं। इसी बंदे ने 11 की माँ को इलेक्ट्रिक शॉक दिया था। यहाँ काली 11 से कहती है कि तुम इसको मारकर अपनी माँ की मौत का बदला लो, बट इस आदमी की फैमिली के बारे में सोचकर 11 इसको जिंदा छोड़ देती है। ये बंदा इन्हें यहाँ पे बताता है कि डॉक्टर ब्रेनर अब भी जिंदा है। आगे 11 अपने विजन्स में देखती है कि होपर एंड माइक किसी प्रॉब्लम में है, और ये देखते ही काली 11 एंड उसकी गैंग को छोड़कर वापस हॉकिंग्स के लिए निकल जाती है। यहाँ माइक समझ आता है कि विल के जरिए शैडो मॉन्स्टर इन सभी पे नजर रखे हुए है। इतना जानते ही होपर, बॉब एंड जॉयस विल को बेहोश करके उसे एक सेफ लोकेशन पे लेके जाते हैं। इधर ये डेमोगोर्गन्स बाहर के सारे स्टाफ को मार देते हैं। सडनली लैब में इलेक्ट्रिसिटी डाउन होती है, तो बॉब कहता है कि ये काम वो खुद नीचे जाके हैंडल करेगा। ये नीचे जाता है, सक्सेसफुली अपना काम पूरा भी करता है। होपर, जॉयस, माइक एंड विल इनको लैब से बाहर भी निकलवाता है, बट सैडली ये खुद डेमोगोर्गन्स का शिकार हो जाता है। इसके बाद सब इकट्ठा होते हैं विल के घर। यहाँ डस्टिन बताते हैं कि शैडो मॉन्स्टर इनके बोर्ड गेम माइंड फ्लेयर की तरह है, मतलब माइंड फ्लेयर को मारते ही उसके साथ बाकी क्रिएचर्स भी मारे जाएंगे, पर ऐसा करने से विल की जान को खतरा है, क्योंकि एज यू नो माइंड फ्लेयर विल के अंदर है। देन ये लोग मोर्स कोड की हेल्प से विल की बॉडी में ट्रैप रियल विल से कनेक्ट करते हैं, जो इन्हें इशारों से बताते हैं कि अपसाइड डाउन का गेट बंद कर दो। बट तभी इसी बीच कुछ डेमोगोर्गन्स इन पे हमला कर देते हैं एंड फाइनली यहाँ पे कमबैक होता है 11 का। ये यहाँ इनको डेमोगोर्गन से बचाती है और इस भरत मिलाप के बाद कुछ लोग लैब जाते हैं। माइंड फ्लेयर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैक्स, स्टीव एंड बाकी बॉयज टनल जाते हैं एंड बात रही विल की, तो इसे जॉयस, नैन्सी एंड जोनाथन एक रूम में बेड से बांधकर रूम का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो कि माइंड फ्लेयर का लिविंग नेचर कोल्ड होता है। माइंड फ्लेयर फाइनली विल की बॉडी से भाग जाता है और दूसरी तरफ 11 अब लैब जाकर उस गेट को बंद कर देती है। सब डेमोगोर्गन्स मारे जाते हैं एंड एज एक्सपेक्टेड माइंड फ्लेयर भी मर गया होगा। अब कहानी जाती है 1 महीना आगे। डॉक्टर ओवेंस की रिकॉर्डिंग पब्लिक होते ही गवर्नमेंट हॉकिंग लैब को बंद कर देती है। बारबरा को फाइनली डेड डिक्लेयर किया जाता है एंड नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि डॉक्टर ओवेंस किसी तरह उन डेमोगोर्गन से बच गए हैं। होपर ऑफिशियली 11 को अडॉप्ट कर लेता है। देन ये इनकी स्कूल डांस पार्टी होती है, जिसके बारे में मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फाइनली यहाँ पर हमें एक हैप्पी एंडिंग होते हुए दिखाई दे रही थी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि माइंड फ्लेयर अपसाइड डाउन से इन सभी पर नजर रखे हुए है। ये हुआ सीजन 2 खत्म। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 की कहानी 28 जून 1984 से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि सोवियत साइंटिस्ट एक नया गेट खोल रहे हैं अपसाइड डाउन के लिए।
क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि सीजन 2 के एंड में 11 उस गेट को बंद कर देती है और साथ ही माइंड फ्लेयर को भी मार देती है। अब कहानी जाती है 1 साल आगे 1985 में। हॉकिंग्स में एक नया मॉल खुला है स्टारकोर्ट नाम से, और ये मॉल अब इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि लोकल बिजनेसमैन काफी परेशान है बिकॉज अब उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। माइक एंड 11 रोमांटिक रिलेशनशिप में आ चुके हैं, बट एज ए टिपिकल फादर हॉपर इस बात से काफी परेशान है, यहाँ तक कि ये माइक को धमकी भी देता है 11 से दूर रहने के लिए। इसके बाद एंट्री होती है डस्टिन की, जो कि पिछले 1 महीने से हॉकिंग से बाहर था बिकॉज ही वाज इन साइंस कैंप। वापस आके ये अपने सभी दोस्तों से मिलता है और एक रेडियो टावर सेट करता है अपनी गर्लफ्रेंड सूजी से बात करने के लिए। काफी देर ट्राई करने के बाद भी ये सूजी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए सबसे पहले तो माइक एंड 11 यहाँ से चले जाते हैं, और जब ट्राई करते करते सूरज ढल जाता है तो ये बाकी सब भी यहाँ से चले जाते हैं। बट जैसे ये तीनों यहाँ से जाते हैं तो भी डस्टिन का रेडियो टावर एक रशियन सिग्नल इंटरसेप्ट करता है, और ये सिग्नल डस्टिन कर लेता है रिकॉर्ड। इधर विल अब भी थोड़ा बहुत अपसाइड डाउन से कनेक्टेड है और इसे लगता है कि शायद माइंड फ्लेयर अब भी जिंदा है। अगले सीन में हमें एक मिल दिखाई जाती है जहां बहुत सारे चूहे घूम रहे होते हैं एंड अचानक से एक्सप्लोड होना शुरू हो जाते हैं। इसी मिल के पास से बिली अपनी कार से गुजर ही रहा था कि तभी सडनली कुछ उसकी कार से टकरा जाता है, और जब बिल बाहर निकल के देखते हैं तो उसे कुछ अजीब सा क्रिएचर उस मिल के अंदर घसीट लेता है। बिली यहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट वो क्रिएचर इसे अपसाइड डाउन का एक विजन दिखाता है। अब बिली को और भी ज्यादा विजन्स एंड अजीबोगरीब वॉइसेस सुनाई देने लगती हैं जो कि इसे गाइड कर रही थी ताकि अपने को वर्कर हिथर को किडनैप करके उस क्रिएचर के पास ले जाए। बेसिकली माइंड फ्लेयर अब इसे अपना होस्ट बना चुका था। नैन्सी एंड जोनाथन द हॉकिंग्स पोस्ट नाम के एक न्यूज़पेपर के लिए एज इंटर्न्स काम करते हैं। ये एक ओल्ड लेडी डोरिस के घर जाते हैं क्योंकि इन्हें ओल्ड लेडी की शिकायत थी कि कुछ चूहे इनका फर्टिलाइजर्स खा रहे हैं। यहाँ जोनाथन एक चूहा जिसको कि डोरिस ने पकड़ रखा था उसको देख ही रहा होता है एंड तभी नैन्सी उसे बुला लेती है, बट जोनाथन जब यहाँ से जाता है तभी चूहा एक्सप्लोड हो जाता है। इधर माइक एंड 11 का रिलेशन कुछ खास ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि होपर ने इसको धमकी दी थी और तभी से माइक 11 को इग्नोर कर रहा है और इसीलिए इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ 11 का बॉन्ड मैक्स के साथ काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जो इसको अपने घर और वर्कशॉप के मैग्नेटिज्म में एक अजीब सी कमी महसूस होती है जो कि उसके लिए थोड़ा सा वियर्ड है। ये सब चेक करने में इतना बिजी हो जाती है कि ये होपर के साथ अपनी डेट पर भी नहीं जा पाती, यानी कि एक दूसरे की प्रॉब्लम सोल्व करते करते होपर एंड जॉयस एक दूसरे के इतना करीब आ गए हैं कि इनका अफेयर शुरू हो चुका है। नेक्स्ट सीन में डस्टिन स्टीव से रियूनाइट करता है और यहाँ पर ये स्टीव एंड रॉबिन को वो रशियन रिकॉर्डिंग सुनाता है जो कि उसने सूजी से कांटेक्ट करते वक्त कैप्चर की थी। रॉबिन स्टीव की कोवर्कर है जो कि पहले की क्लासमेट थी और इसे लैंग्वेज की थोड़ी बहुत समझ भी है तो इनकी हेल्प करती है। ट्रांसलेट करने पर इन्हें समझ आता है कि ये कोड है। 11 अपनी पावर्स का यूज करके माइक की जासूसी करने की कोशिश करती है। कुछ ही देर बाद ये बिली को देखने की कोशिश भी करती है, बट बिली 11 की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है और यहाँ 11 को कंफर्म हो जाता है कि बिली भी अब अपसाइड डाउन में फंस चुका है। इसके बाद 11 एंड मैक्स को पता चलता है कि हेदर मिसिंग है। नैन्सी एंड जोनाथन को रिपोर्ट मिलती है कि टाउन में कई जगह फर्टिलाइजर एंड रेट के स्ट्रेंज बिहेवियर वाले केसेस बढ़ रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये दोनों फिर से उसी ओल्ड लेडी के घर पे जाते हैं और इस बार वो जब वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि डोरिस खुद फर्टिलाइजर खा रही है। इधर विल का झगड़ा हो जाता है लूकस एंड माइक के साथ क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि जब से इन दोनों की लाइफ में मैक्स एंड 11 आई है तब से इनका ग्रुप टूट रहा है। इसी बात से अपसेट होकर विल अपना कैसल बाहर तोड़ देता है और तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो फौरन माइक एंड लूकस से मिलकर उन्हें बताता है कि माइंड फ्लेयर अब भी जिंदा है। दूसरी तरफ रॉबिन उस रशियन कोड को क्रैक कर लेती है और यहाँ ये बताती है कि इस कोड में एक शिपमेंट का जिक्र है जो कि इसी मॉल में इसी रात होने वाली है। इसलिए रॉबिन, स्टीव एंड डस्टिन यहाँ पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। कुछ हथियार लिए सोल्जर्स मॉल में डिलीवरी को देख रहे थे। बाद में लूकस की छोटी बहन एरिका की हेल्प लेते हैं ताकि सस्पिशियस शिपिंग रूम में घुस सकें। इन्हें पता चलता है कि वो रूम एक एलिवेटर है जो कि जमीन से काफी नीचे है। जो इस होपर को मैग्नेटिज्म खत्म होने के बारे में बताती है और कहती है कि जरूर इसमें हॉकिंग लैब का हाथ होगा। जो इस जबरदस्ती लैब जाती है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और होपर को भी ना चाहते हुए उसका साथ देना पड़ता है। ये दोनों जब उस लैब में जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो इनका सामना एक रशियन सोल्जर से होता है जो कि होपर पे अटैक कर देता है। बाद में होपर मेयर लैरी को पीटता है जब उसे पता चलता है कि लैरी ने हॉकिंग्स में कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए रशियंस की हेल्प की थी। मैक्स एंड 11 बिली एंड हैदर को ट्रैक करते करते हैदर के पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं। यहाँ बिली एंड हैदर ऑलरेडी प्रेजेंट थे और ये देखकर मैक्स एंड 11 शॉक्ड रह जाते हैं।
इन दोनों के जाने के बाद बिली एंड हैदर पेरेंट्स पे अटैक करते हैं और इनको बेहोश करके इसी मिल में ले जाते हैं जहाँ पे चूहों के फ्लैश से बना एक फिजिकल फॉर्म वाला माइंड फ्लेयर था। यहाँ अब ये हैदर के पेरेंट्स को भी पोसेस कर लेता है। याद रखना कि इनको मारा नहीं है बल्कि पोसेस किया है, यानी कि अब माइंड फ्लेयर इनको भी कंट्रोल कर सकता है, लाइक बिली एंड हैदर। अब क्योंकि हैदर के फादर माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में थे तो अगले दिन ये नैन्सी एंड जोनाथन को जॉब से निकाल देते हैं ताकि ये दोनों इस केस पर आगे इन्वेस्टिगेशन न कर पाए। नैन्सी को शक होता है तो वो डोरिस को चेक करने के लिए हॉस्पिटल जाती है और देखती है कि ये अब माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में है। इधर विल माइंड फ्लेयर के साथ अपनी कनेक्शन के बारे में माइक, लूकस, 11 और मैक्स को बताता है और गेस करता है कि बिली भी पोसेस हो चुका है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि बिली को पूल के सोना में ट्रैप करके कंफर्म किया जाए कि वो सच में पोजेस है या नहीं। लेकिन बिली यहाँ से भाग जाता है और इन सभी को मारने की कोशिश करता है, बट लकीली 11 ये सारा मैटर संभाल लेती है। बिली वापस मिल लौटता है और तब तक काफी सारे लोग माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आ चुके थे और ये सभी एक बड़े से क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। दूसरी तरफ होपर एंड जॉयस एक सोवियत ओन प्रॉपर्टी को चेक करते हैं और वहाँ एक हिडन लैब को ढूंढ निकालते हैं। लेकिन तभी ग्रेगरी जो कि एक सोवियत सोल्जर है वो यहाँ पर आते हैं इनको मारने के लिए, पर ये दोनों यहाँ से किसी तरह बच निकलते हैं और अपने साथ एक होस्टेज डॉक्टर एलेक्सी को भी ले लेते हैं। होपर एंड जॉयस डॉक्टर एलेक्सी को मरी के पास लेके जाते हैं ताकि मरी एलेक्सी की रशियन बातों को ट्रांसलेट कर सके। ग्रेगरी इनका पीछा करने की कोशिश करता है पर ये इनके हाथ नहीं लगते। डस्टिन, स्टीव, एरिका एंड रॉबिन स्टारकोट मॉल के नीचे एक सोवियत बेस में पहुंच जाते हैं। रशियन सोल्जर से बचते हुए देखते हैं कि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल मशीन लगी हुई है जो कि अपसाइड डाउन के गेट को खोलने की कोशिश कर रही है। सीक्रेट बेस में स्टीव एंड रॉबिन को रशियन सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और इनको ड्रग देके इंटरोगेट करते हैं, बट किसी तरह डस्टिन एंड एरिका इनको बचाने में कामयाब भी हो जाते हैं। उधर नैन्सी, जोनाथन, माइक, लूकस, 11 एंड मैक्स ये सब माइंड फ्लेयर के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए डोरिस से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। नैन्सी को पता चल जाता है कि डोरिस हॉस्पिटल से गायब है एंड तभी नैन्सी एंड जोनाथन पर टॉम यानी कि हैदर के फादर एंड ब्रूस अटैक कर देते हैं। ब्रूस भी द हॉकिंग्स पोस्ट में एज ए जर्नलिस्ट काम करता था। ये रियलाइज करते हैं कि टॉम एंड ब्रूस भी माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में है। नैन्सी एंड जोनाथन अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और जब ये टॉम एंड ब्रूस को मार देते हैं तो दोनों की बॉडीज मेल्ट होकर एक बड़े से बायोमास क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी बीच 11 एंड माइक की सुलह हो जाती है और ये अपनी पावर्स का यूज करके मॉन्स्टर को हॉस्पिटल से भगाने पर मजबूर कर देती है। ये मॉन्स्टर स्टील मिल की तरफ जाता है और वहाँ माइंड फ्लेयर के एक बड़े से क्रिएचर का पार्ट बन जाता है। दूसरी तरफ होपर एंड जॉयस को डॉक्टर एलेक्सी से पता चलता है कि रशियंस स्टारकोट मॉल के नीचे एक पोर्टल से अपसाइड डाउन का दरवाजा खोल रहे हैं। जॉयस होपर से कहती है कि वहाँ पर हमें फौरन चलना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि उसमें हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व हों। इसके बाद 11 माइंड फ्लेयर को ढूंढने के लिए अपनी पावर्स का यूज करती है और साइकिकली बिली से भी कॉन्टेक्ट करती है। ये मिल में माइंड फ्लेयर की लोकेशन ट्रैक कर लेती है लेकिन बिली उसकी प्रेजेंस को फील कर लेता है और माइंड फ्लेयर को अब 11 की लोकेशन भी पता चल जाती है। फिर बिली रिवील करता है कि माइंड फ्लेयर का प्लान 11 से बदला लेने का है क्योंकि उसने पिछली बार गेट बंद कर दिया था। अब जिन जिन लोगों पर माइंड फ्लेयर का कंट्रोल था वो सभी मिल में इकट्ठा होते हैं और फटकर उसी बड़े से क्रिएचर में मिल जाते हैं। अब ये क्रिएचर और बड़ा होकर मॉल की छत तोड़ते हुए 11 को मारने के लिए आ जाता है। इसके बाद एक इंटेंस बैटल होती है जिसमें माइंड फ्लेयर एंड 11 एक दूसरे पे अटैक करते हैं। दोनों को चोट लग जाती है और जब क्रिएचर थोड़ी देर के लिए थोड़ा कमजोर हो जाता है तब वो पूरा ग्रुप वहां से निकल के दूर एक सुपरमार्केट में ब्रेक लेता है जहां ये 11 के जख्मों को ट्रीट करते हैं और कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं। इसी दौरान डस्टिन अपने वॉकी टॉकी पर 11 एंड ग्रुप को सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है कि तभी बैटरी डेड हो जाती है, बट 11 अपनी पावर से डस्टिन की लोकेशन ट्रैक करती है और अब इनका ग्रुप मॉल की तरफ मूव करता है। दूसरी तरफ होपर का ग्रुप फेयर ग्राउंड पहुंच जाता है ताकि बच्चों को ढूंढ सके, लेकिन मेयर लेरी उन्हें देख लेता है और रशियंस को अलर्ट कर देता है और साथ ही साथ इसी टेंशन के बीच ग्रेगरी एलेक्सी को मरी के सामने शूट कर देता है। मरी, होपर एंड जॉयस कुछ सोवियत एजेंट से बच निकलते हैं बट इन्हें पता चलता है कि एजेंट्स अब बच्चों को मॉल में ढूंढ रहे हैं। 11 का ग्रुप भी मॉल पहुंचता है और डस्टिन के ग्रुप को रशियन से बचाता है जो कि उन पे गोलियां चलाने वाले थे। 11 उनका सामना करती है और फिर गिर जाती है क्योंकि इसके पैर में माइंड फ्लेयर का एक हिस्सा चला गया था और जब ये इस हिस्से को निकालती है तो इस प्रोसेस में इसकी सारी पावर्स चली जाती हैं। 11 के पावरलेस होने के बाद होपर और उसका ग्रुप पहुंचता है एंड ये लोग 11 और बच्चों को सेफली निकालने का प्लान बनाते हैं।
अब यहाँ ये पूरा ग्रुप 3 हिस्सों में बट चुका था। होपर, जॉयस एंड मरी लैब में जाकर मशीन को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लेते हैं। डस्टिन, स्टीव, एरिक एंड रॉबिन रेडियो टावर के लिए निकलते हैं ताकि वहां जाकर डस्टिन और एरिका, जो कि लैब को ऑलरेडी देख चुके हैं, ये रेडियो टावर के जरिए होपर एंड टीम को मशीन तक नेविगेट करने का प्लान बनाते हैं और बाकी बचे सभी लोगों को मॉल से निकलना होता है। इसके बाद बिली एंड माइंड फ्लेयर 11 के ग्रुप को मॉल में ट्रैप कर लेते हैं। बाकी लोग माइंड फ्लेयर पर फायरवर्क से अटैक करते हैं ताकि 11 को बिली को माइंड फ्लेयर के कंट्रोल से फ्री करने का टाइम मिल सके। बट सैडली बिली अपनी जान देकर 11, माइक एंड मैक्स को बचा लेता है। इधर होपर एंड ग्रेगरी के बीच एक इंटेंस फाइट होती है जिसमें होपर ग्रेगरी को मार देता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो खुद भी ट्रैप हो जाता है। जो इसके पास टाइम कम था तो इसीलिए उसको मजबूरन मशीन को एक्सप्लोर करना पड़ता है। फाइनली गेट बंद हो जाता है और ये क्रिएचर भी मारा जाता है। 3 महीने बाद स्टारकोट मॉल की तबाही और डेथ्स को कवर अप कर दिया जाता है, जबकि मेयर को बेइज्जत करके अरेस्ट किया जाता है। बायर्स फैमिली एंड पावरलेस 11 हॉकिंग से जाने की तैयारी कर रहे हैं। 11 एंड माइक अपने प्यार का इजहार करते हैं और प्लान करते हैं कि वो थैंक्स गिविंग पर मिलेंगे। एट लास्ट हमें किसी लोकेशन पर एक रशियन गार्ड दिखाया जाता है जो कि एक प्रिजनर को डेमोगोर्गन को फीड करने जा रहा है, बट साथ ही इसी ये इंस्ट्रक्शन भी मिलती है कि नॉट द अमेरिकन, एंड एज वी ऑल नो कि वो अमेरिकन कोई और नहीं बल्कि होपर ही है। फाइनली यहाँ होता है सीजन 3 खत्म। कहानी स्टार्ट होती है 8 सितंबर 1979 हॉकिंग्स लैब से। डॉक्टर ब्रेनर एक टेस्ट सब्जेक्ट 010 पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि तभी एक मिस्टीरियस हादसा होता है। सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स मारे जाते हैं, बस 11 बचती है। फिर स्टोरी जंप करती है 1986 में स्टारकोट मॉल के हादसे के 8 महीने बाद। जॉयस, विल, जोनाथन और 11 अब कैलिफोर्निया शिफ्ट हो चुके हैं। 11 अपने पावर्स के जाने के बाद से स्ट्रगल कर रही है और स्कूल में दूसरे स्टूडेंट्स इसका मजाक भी उड़ाते हैं। एक दिन जॉयस के पास एक पैकेज आता है जिसमें उसे एक रशियन डॉल दिखती है। जॉयस इसके पीछे का सीक्रेट समझने की बहुत कोशिश करती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। कंफ्यूज्ड और परेशान होकर उसने मरी को कॉल किया क्योंकि उसे लगा कि शायद हो सकता है वो उसकी मिस्ट्री सोल्व करने में मदद कर सके। मरी से कंसल्ट करने के बाद जॉयस ने वो डॉल तोड़ दी, जिसके अंदर उसे एक सीक्रेट लेटर मिलता है जिसमें लिखा था होप इज अलाइव। हॉकिंस में माइक, लूकस और डस्टिन ने एक नया डंजन्स एंड ड्रैगन ग्रुप ज्वाइन किया है जिसका नाम है द हेलफायर क्लब। बट मैक्स बिली की मौत के बाद से इनसे काफी अलग हो गई है और ज्यादातर अकेले ही रहने लगी है। दूसरी तरफ लूकस ने एक बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर ली है। अब हेलफायर क्लब का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट द कल्ट ऑफ वेकना एंड बास्केटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल, ये दोनों एक ही दिन शेड्यूल होते हैं। डस्टिन एंड माइक ने लूकस को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो शोडाउन मिस ना करें, पर लूकस के लिए बास्केटबॉल का फाइनल ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट एनीवेज लूकस की जगह उसकी बहन एरिका हेलफायर का इवेंट ज्वाइन करती है। एक तरफ लूकस फाइनल में अपनी टीम के लिए क्रूशियल पॉइंट स्कोर करता है तो दूसरी तरफ एरिका डाइस रोल करती है और फैंटेसी गेम में अपनी टीम को जीत दिलाती है। क्रिसी, जो कि हॉकिंग्स हाई की स्टूडेंट है, ये एक दिन एडी से मिलती है। एडी हेलफायर क्लब का लीडर है और पार्ट टाइम डीलर भी। इसके साथ क्रिसी का कनेक्शन बन जाता है। क्रिसी अपनी रियलिटी से भागने के तरीके ढूंढ रही थी और इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो एडी के घर जाकर ड्रग्स ट्राई करेगी। ये अपने नाइटमेयर से भागना चाहती थी, बट ड्रग्स लेने से पहले ही क्रिसी को टेरिफाइंग नाइटमेयर में घुस जाती है, जो कि एक अलग ही डायमेंशन का हिस्सा लगता है। एंड एज वी ऑल नो दैट दिस इज वेकना। तभी एडी देखती है कि क्रिसी एक अलग ही स्टेट में चली गई है। तभी अचानक क्रिसी हवा में उड़ती है, उसके हाथ पैर और जो बुरी तरह से ट्विस्ट हो जाते हैं, आंखें बाहर निकल आती हैं और इसके बाद जैसे ही वो जमीन पे गिरती है इसकी मौत हो जाती है। इधर मरी वो मैसेज डिकोड करने कैलिफोर्निया पहुंचता है। जो इसको लगता है कि जिम होपर के बारे में पता लगाने का एक ही तरीका है और वो ये कि उस लेटर में दिए गए नंबर पे कॉल करना। कॉल करने पर एक एंसो नाम का आदमी इनका फोन उठाता है, जो कि उसी प्रिजन का गार्ड होता है जहां होपर को बंदी बना के रखा गया था। एंसो जो इससे कहते हैं कि अगर वो होपर को बचाना चाहती है तो उसे $40,000 लेके अलास्का पहुंचना होगा और वहां एक स्मगलर यूरी से मिलना होगा। एंसो ये भी कंफर्म करता है कि होपर अभी जिंदा है और ये रशियन जेल से भागने का सिर्फ एक मौका तलाश कर रहा है। दूसरी तरफ माइक 11 के साथ टाइम स्पेंड करने हॉकिंग से आया है, लेकिन 11 इसको अपने स्कूल की कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं बताती, बल्कि उल्टा ये माइक से कहती है कि इसकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है और इसके पास दोस्तों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। माइक, 11 एंड विल एक स्केटिंग आर्केड जाते हैं। यहाँ 11 की सच्चाई सामने आती है क्योंकि यहाँ पे एंजेला भी आई हुई थी और जैसे ही इसकी नजर 11 से मिलती है तो ये इसको बुली करना शुरू कर देती है।
माइक के सामने बनाई इसकी वो फेक इमेज टूट जाती है और अब 11 थोड़ी देर तो रोती है, बट उसके बाद गुस्से में आके वो स्केटिंग शूज लेके एंजिला की नाक तोड़ देती है। दूसरी तरफ नैन्सी अपनी कलीग फ्रेड के साथ वहां जाती है जहां पे क्रिसी की मौत हुई थी। वो एडी के अंकल वेन से मिलती है जिनका कहना था कि एडी किसी का मर्डर नहीं कर सकता। फिर ये नैन्सी को एक आदमी विक्टर क्रील के बारे में बताता है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपना संतुलन खो दिया और अपनी फैमिली का मर्डर कर दिया। विक्टर की वाइफ और बच्चों की बॉडी सेम उसी तरह से मिली थी जैसे कि क्रिसी की। वेन को पूरा यकीन है कि विक्टर का क्रिसी के मर्डर से कोई ना कोई लिंक जरूर होगा, बट फिलहाल विक्टर मेंटल असाइलम में बंद है। इसी बीच फ्रेड भी वेकना के हाथों मारा जाता है। जेसन जो कि क्रिसी का बॉयफ्रेंड है, ये एडी को ढूंढ निकालता है। पूरे शहर का मानना है कि क्रिसी के मर्डर के पीछे एडी का हाथ है, बट डस्टिन को यकीन है कि एडी ऐसा नहीं कर सकता। डस्टिन एंड मैक्स ये दोनों रॉबिन एंड स्टीव के पास जाते हैं जो अब एक वीडियो रेंटल सेंटर में काम करते हैं। इनका प्लान है कि वीडियो सेंटर के डाटाबेस का यूज करके एडी को ढूंढा जाए। अंदाजे से इन्हें लगता है कि एडी एक ड्रग डीलर रेफर के घर में छुपा हो सकता है। वीडियो सेंटर के डाटाबेस से रेफर का एड्रेस मिलता है और लकीली वो एडी को ढूंढ भी लेते हैं और यहाँ ये इन सब को उस रात हुए इवेंट के बारे में बताता है। यहाँ पुलिस चीफ ने लेफ्टिनेंट कर्नल सुलिवन को क्राइम सीन पर बुलाया और जैसे ही सुलिवन ने मर्डर का मुआयना किया उसे समझ में आ गया था कि किसी नॉर्मल किलर का काम नहीं है। उसका शक सबसे पहले 11 पर गया क्योंकि वैसे भी सुलिवन एक ऐसी गवर्नमेंट फिक्शन का हिस्सा था जो 11 को स्टेट के लिए थ्रेट मानता था। ये अब डॉक्टर सैम ओवंस के पास जाता है 11 का पता पूछने के लिए एंड ओवंस यहाँ समझ जाता है कि 11 की जान को खतरा है, इसलिए उसे जल्द से जल्द एक सेफ हाउस पहुंचाना होगा वरना गवर्नमेंट उसे जेल में डाल देगी। 11 ने एंजिला का नाक तोड़ दिया था तो पुलिस इसे कस्टडी में ले लेती है और अब इसका नाम रिकॉर्ड्स में भी आ चुका था, इसलिए अब रिस्क और भी ज्यादा है कि शायद पुलिस इसे पकड़ लेगी। वो अलग बात है कि यहाँ पे 11 पुलिस को अपना नाम जेनी होपर बताती है, बट फिर भी रिस्क तो है ही। 11 को जब यहाँ से ले जाया जा रहा था तब अचानक से काफी सारी गाड़ियां आकर पुलिस का रास्ता रोक देती हैं। ये अननोन लोग पुलिस को बताते हैं कि उनके पास ऑर्डर्स हैं कि वो 11 को अपनी कस्टडी में ले लें। 11 को गड़बड़ी का एहसास होता है और वो भागने की कोशिश भी करती है, बट उसे पकड़ लिया जाता है। ये पूरा ऑपरेशन सैम ओवंस ने प्लान किया था ताकि उसको एक सेफ जगह ले जाया जा सके। ऑन द अदर हैंड जोइस एंड मरी अलास्का जाने का प्लान बनाते हैं ताकि यूरी की हेल्प से होपर को छुड़ा सकें। हॉकिंस में डस्टिन एंड ग्रुप अपने काम को 2 पार्ट में बांट लेते हैं। नैन्सी एंड रॉबिन लाइब्रेरी गई ताकि वो विक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकें। ये दोनों एक अल्टरनेट थ्योरी के साथ आती हैं कि अगर विक्टर सच कह रहा था तो उसकी फैमिली के मर्डर का जिम्मेदार वेकना था और उसे मेंटल असाइलम इसीलिए डाला गया क्योंकि इसकी बातों में कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। अदर साइड डस्टिन और स्टीव मैक्स के साथ काउंसलर के पास जाते हैं जो क्रिसी और फ्रेड का केस हैंडल कर रहा था ताकि उन्हें विक्टिम के मेंटल स्टेट के बारे में कुछ पता चल सके। यहाँ ये काउंसलर के ऑफिस की चाबी चुरा लेती है क्रिसी एंड फ्रेड के रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए। रिकॉर्ड्स चेक करके से पता चलता है कि क्रिसी एंड फ्रेड इन दोनों में भी वही सिम्टम्स थे जो कि वो खुद इस टाइम महसूस कर रही थी। ये देखकर ये काफी ज्यादा डर जाती है, बट ये बात वो किसी को नहीं बताती। उधर सैम ओवंस जोनाथन के घर अपने एजेंट्स भेज देता है ताकि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि उन्हें डर था कि कर्नल 11 को पकड़ने के लिए बच्चों के पीछे आएगा। जोनाथन डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त आर्गाइल या आर्गिल जो भी नाम इसका आप समझ जाना, जो कि पिज्जा डिलीवर करता है, इसके वैन में चिपके हॉकिंग्स भाग जाएंगे। बट तभी कर्नल के लोग इन पर अटैक कर देते हैं। एक एजेंट जख्मी भी हो जाता है, बट ये लोग किसी तरह मौका देख के आर्गाइल के वैन में निकल जाते हैं। मैक्स को पता चल चुका था कि यही वेकना का अगला शिकार है, इसलिए अब इसके पास काफी कम समय है। नैन्सी और रॉबिन असाइलम जाती हैं विक्टर क्रील से मिलने, क्योंकि विक्टर ही एक ऐसा विक्टिम था जो कि वेकना के हाथों बच गया था। यहाँ विक्टर इन्हें बताता है कि 50s में वो अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। उसे लगा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पर कुछ ही टाइम बाद कुछ स्ट्रेंज इवेंट्स होने लगते हैं। वेकना उसकी लाइफ में घुस आता है और उसकी वाइफ और बच्चों को मार डालता है, बट ये किसी तरह बच गया। इसके बाद इसे मेंटल असाइलम भेजा गया जहाँ पर इसने सुसाइड करने की कोशिश की, पर यहाँ के डायरेक्टर ने इसे बचा लिया। यहाँ पर ये इन दोनों को ये भी बताता है कि जब वेकना ने उसकी फैमिली को मारा था तब बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा था, तो ये सोचती है कि हो सकता है शायद म्यूजिक ही विक्टर के बचने का रीजन हो। फाइनली वेकना मैक्स को भी अपने कब्जे में ले लेता है और अब यहाँ पर लूकस, डस्टिन और स्टीव को ये समझ नहीं आता कि करना क्या है। नैन्सी एंड रॉबिन से कांटेक्ट करने पर ये इन्हें बताती है कि उसे वापस लाने के लिए तुम्हें मैक्स का फेवरेट म्यूजिक प्ले करना होगा। म्यूजिक प्ले किया जाता है एंड मैक्स रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। दूसरी तरफ होपर एंजो की मदद से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट इन्हें फिर से पकड़ लिया जाता है। होपर को लग रहा है कि उसने जोइस एंड मरी को भी खतरे में डाल दिया है, जबकि यूरी उन्हें ड्रग देकर बेहोश कर देता है ताकि ये इन्हें सोवियत के हवाले कर सके और प्रॉफिट कमा सके। डॉक्टर ओवेंस 11 को नीना प्रोजेक्ट लेके जाता है। यहाँ डॉक्टर ओवेंस एंड डॉक्टर ब्रेनर ने
एक स्पेशल सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक बनाया है जिसे नीना बोला जाता है। इसका पर्पज है 11 को हॉकिंग्स लैब के टाइम की कुछ मेमोरी एक्सेस करने देना। फर्स्ट टाइम टैंक यूज करने के बाद 11 भागने की कोशिश करती है, बट ब्रेनर उसे कन्विंस करता है कि वो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करे। नैन्सी मैक्स की बनाई हुई ड्राइंग देखती है तो इसे समझ में आता है कि ये विक्टर के घर का स्ट्रक्चर है और अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्हें इसी घर में जाना होगा। इधर जेसन को एडी का ठिकाना मिल जाता है। एडी भागने की कोशिश करता है तो जेसन अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करता है। ये लोग जैसे उसे पकड़ने वाले थे कि तभी पैट्रिक गायब हो जाता है और अब ये पैट्रिक था वेकना का तीसरा शिकार। फिर बस इसके साथ भी वही होता है जो कि बाकी विक्टिम्स के साथ हुआ था। माइक को एक सीक्रेट नोट मिलता है जो कि मरते वक्त एजेंट ने उसे दिया था। नोट में एक नंबर है जिससे कि 11 तक पहुंच सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि ये नंबर एक कंप्यूटर का है और अब इन्हें एक हैकर की जरूरत है जो कि इस नंबर के थ्रू कंप्यूटर को हैक करे और फिर उस लोकेशन को फाइंड करे जहां 11 है। अदर साइड होपर जिसे कि फिर से पकड़ लिया गया है, उसे पता है कि रशियंस अब उसे डेमोगोर्गन के हवाले करेंगे और डेमोगोर्गन से बचने के लिए उसे आग चलानी होगी, जिसके लिए उसे लाइटर का इंतजाम करना होगा। यूरी, जोइस एंड मरी को उसी फैकल्टी में लाया जाता है जहां पर होपर है और यहाँ पर मरी यूरी बनकर जेल में घुस जाता है। डस्टिन एंड कंपनी एडी से मिलती है जो कि अभी तक छिपा हुआ था। डस्टिन अपने कंपास में गड़बड़ी देखते हैं और इसका मतलब तो हम सभी समझते ही हैं। यस, इसका मतलब कि जरूर आसपास अपसाइड डाउन का कोई गेट होगा। कंपास के डायरेक्शन फॉलो करने के बाद ये लेक के पास पहुंचते हैं, मतलब कि इस बार गेट पानी के अंदर था। एडी, स्टीव, नैन्सी एंड रॉबिन बोट पर चढ़ते हैं जबकि लूकस और डस्टिन ये किनारे पर उनके सिग्नल का वेट कर रहे थे। स्टीव पानी में कूदकर उस गेट को ढूंढने के लिए जाता है, बट जैसे ही वो वापस आता है और बोट में चढ़ने ही वाला था कि तभी कोई क्रिएचर उसे खींच लेता है और इसे बचाने के लिए नैन्सी, रॉबिन और एडी भी साथ कूद जाते हैं। अब अपसाइड डाउन के बारे में जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि ये देखने में तो असल दुनिया जैसा ही होता है, बट इसमें मॉन्स्टर छिपे होते हैं। मॉन्स्टर एंड वेकना से लड़ने के लिए नैन्सी कहती है कि उसके पास घर पर गन्स रखी हुई हैं और हम सभी को चल के गन्स लेके आनी चाहिए। बट जब ये अपने घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे गन्स नहीं थी। अपनी डायरी पढ़ने पर इसे पता चलता है कि यहाँ अपसाइड डाउन में फिलहाल 1983 चल रहा है, जबकि असल दुनिया में 1986। स्टीव को दूर से डस्टिन की आवाज सुनाई देती है। ये लोग एसओएस के जरिए उससे कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पे डस्टिन इनको बताता है कि हर मर्डर साइट पर एक गेट मिलेगा, तो अगर ये उसे वाटर वाले गेट से वापस नहीं आ पा रहे हैं तो उन्हें कोई दूसरा गेट तलाश करना चाहिए। ये क्रीजी के मर्डर वाली जगह पर पहुंचते हैं। दूसरी साइड इन्हें डस्टिन नजर आता है। सब एक एक करके अपने रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं, बट नैन्सी वहीं वापस अपसाइड डाउन में गिर जाती है। वेकना उसे पोजेस कर लेता है और अब वो विक्टर क्रील के घर में फंस चुकी थी। इधर रशियंस ने होपर, एंजो एंड बाकी सबको डेमोगोर्गन्स के सामने डाल दिया है। मरी गन पॉइंट पर मशीन्स को कंट्रोल करता है और होपर एंजो को भागने का रास्ता देता है। इधर सैम ओवेंस को पता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि कर्नल और उसके लोग यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकते हैं। डॉक्टर ब्रेनर का कहना है कि 11 ट्रोमेटाइज है, इसीलिए वो प्रोग्रेस करने की बजाय पीछे जा रही है। उसके सबकॉन्शियस में जो चल रहा है वो उससे काफी ज्यादा डर गई है और अब वो खुद को एक मॉन्स्टर समझती है। ब्रेनर 11 से कहता है कि वो हमेशा सच से नहीं भाग सकती और अपनी पावर्स वापस लाने के लिए उसे डर का सामना करना होगा। ब्रेनर टाइमलाइंस के बीच जंप कर रहा है और वक्त की कमी के कारण वो सिर्फ उन मोमेंट्स को रिक्रिएट कर रहा है जो कि उसके हिसाब से 11 की पावर वापस लाने में मदद कर सकती है। डॉक्टर उस दिन को पिक करता है जब 11 को नंबर 2 और बाकियों ने मारा था। डॉक्टर ब्रेनर ने 2 को इन्फर्मरी भेज दिया था और 001 11 को वार्न करता है कि जब 2 बाहर आएगा तो वो तुम पर अटैक करेगा और डॉक्टर ब्रेनर ये सब अलाउ भी करेंगे क्योंकि ये उसके प्लान का हिस्सा है। 001 11 को गाइड करता है और दोनों मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। एज वी ऑल नो कि ये 001 वो पहला बच्चा था जिसे कि डॉक्टर ब्रेनर अपनी फैकल्टी में लेके आए थे और इस पे रिसर्च करना शुरू की थी। 001 असल में हेनरी क्रील है जो कि विक्टर क्रील का बेटा है। इसे अपने साइकिक काइनेटिक पावर्स का यूज करके अपनी माँ और बहन को मार दिया था, जिसके बाद से वो कोमा में चला गया और डॉक्टर ब्रेनर की देखरेख में था उसके बाद से। यहाँ इसे सब्जेक्ट 001 बनाया जाता है। बाद में हेनरी 11 का फ्रेंड बना। 11 को फाइनली याद आता है कि हेनरी ने लैब में खून खराबा किया था और उसको मारने की कोशिश भी की थी, तो इसीलिए 11 हेनरी के एम्बिशंस को सपोर्ट करने से मना कर देती है। फाइनली 11 हेनरी को ओवर पावर कर देती है और अपनी पावर्स का यूज करके वो उसको अपसाइड डाउन पहुंचा देती है, जहां सब्जेक्ट 001 वेकना बन जाता है। नैन्सी को विजन्स आते हैं जिसमें कि हॉकिंग्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ग्रुप समझाते हैं कि वेकना को अपना प्लान पूरा करने के लिए 4 गेट्स की जरूरत है। मैक्स अपने आप को वेकना को सौंपने का फैसला करती है ताकि वेकना उसे पोजेस करें और बाकी लोग वेकना पर अटैक कर सकें। 11 अपनी पावर्स का यूज करके इस प्लान के बारे में जान लेती है और डॉक्टर ओवेन से हॉकिंग्स पहुंचने का रास्ता अरेंज करवाती है।
बट ब्रेनर ओवेंस को बंद कर देता है एंड 11 को ड्रग्स देके उसे ट्रेनिंग पूरी करने के लिए फोर्स करता है। 11 ब्रेनर पे इल्जाम लगाती है कि वो इसे हेनरी को अपसाइड डाउन से वापस लाने के लिए यूज कर रहा है। तभी कर्नल और उसकी पूरी फोर्स यहाँ पहुंच जाती है। ओवेंस को छोड़कर ये लोग बाकी पूरे स्टाफ को मार देते हैं। ब्रेनर 11 को लेके यहाँ से भागने का प्लान करता है बट सोल्जर्स ब्रेनर को मार देते हैं और 11 अपनी पावर्स का यूज करके उस मिलिट्री हेलीकॉप्टर को तोड़ देती है। तभी माइक एंड ग्रुप यहाँ पहुंचता है। ओवेंस को कस्टडी में लिया जाता है और यहाँ होपर, मरी एंड जोइस और ये यूरी ये प्रिजन से भाग निकलते हैं। इन लोगों को रास्ते में एक रूम भी मिलता है जिसमें टैंक्स के अंदर इन्हें डेमोगोर्गन एंड माइंड फ्लेयर का एक टुकड़ा मिलता है। इधर मैक्स, लूकस, एरिका विक्टर के घर जाते हैं जबकि नैन्सी, स्टीवन, रोबिन अपसाइड डाउन काउंटर पार्ट्स में जाके वेकना पे अटैक करते हैं। डस्टिन और एडी बैट्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और एडी अपनी जान देकर खुद को कुर्बान कर देता है। 11 का ग्रुप सर्फर बॉय पिज्जा रेस्टोरेंट में एक डेप्रिवेशन टैंक बनाता है ताकि 11 अपनी पावर से मैक्स को वेकना से बचा सके। बट 11 के यहाँ आने पर वेकना इसे भी हराकर बंदी बना लेता है। मैक्स एंड 11 अब दोनों वेकना के कंट्रोल में थी। यहाँ वेकना 11 को बताता है कि उसने ही माइंड फ्लेयर को बनाया और तब से वो अपसाइड डाउन को कंट्रोल कर रहा है। इधर माइक 11 से प्यार का इजहार करता है जिससे कि 11 को इतनी ताकत मिलती है कि वो मैक्स को वेकना के कंट्रोल से आजाद कर सके। बट इधर जेसन के इंटरफेयर करने से मैक्स अपनी इंजरी से मर जाती है। होपर, जोश एंड मरी फिर से प्रिजन में जाके देखते हैं कि माइंड फ्लेयर के पार्टिकल जो सेल से निकल गए थे उन्होंने फ्रोजन डेमोगोर्गन्स को जिंदा कर दिया है। मरी यूरी के फ्लेम थ्रोअर से डेमोगोर्गन्स को मार डालता है जिससे कि वेकना का माइंड कमजोर पड़ जाता है। कुछ ही देर में स्टीव, रोबिन और नैन्सी वेकना के असली रूप पर अटैक करते हैं और उस पर आग लगा देते हैं। वेकना बहुत ही जख्मी हो जाता है और वो विक्टर के घर से भाग जाता है। 11 अपनी पावर से मैक्स को जिंदा कर देती है बट मैक्स का कुछ देर के लिए मरना वेकना के लिए गेट खोल देता है। 2 दिन बाद शहर एक अर्थक्वेक से उभर रहा है। सब लोग मिलते हैं बट मैक्स फिलहाल कोमा में है। विल को एहसास होता है कि वेकना अभी भी जिंदा है एंड देन उन चारों गेट से काले धुएं उठते हैं। साथ ही एक सुपरनेचुरल स्टॉर्म भी आसमान में उभर आता है और अपसाइड डाउन के ऐश लाइक पार्टिकल्स हॉकिंग से ऊपर गिरने लगते हैं जो कि इंडिकेट करता है कि अब दोनों वर्ल्ड्स आपस में मर्ज हो रहे हैं। और यहाँ इसी के साथ एंड होता है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का। आई होप कि आपको ये रिकैप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया, वीडियो पसंद आई हो तो इसको यार शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।